तो आज के इस वीडियो में हम लोग करंट इलेक्ट्रिसिटी का लेक्चर नंबर 5 डिस्कस करेंगे। करंट इलेक्ट्रिसिटी का लेक्चर नंबर 5 हम आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और अभी तक आपने हमारे चारों लेक्चर नहीं देखा तो जाकर देख लीजिए, वहां से आपके सारे बेसिक्स क्लियर हो जाएंगे। आज के इस वीडियो में हमारा टॉपिक है कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। हमारा टॉपिक क्या है? कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे रेजिस्टेंस इन सीरीज। रेजिस्टेंस इन सीरीज। सबसे पहले मैं एक डायग्राम बनाता हूं। ये हमारे पास रेजिस्टेंस है, ये भी हमारे पास रेजिस्टेंस है और ये भी हमारे पास रेजिस्टेंस है। ये सारे सीरीज में, सीरीज का मतलब एक ही ब्रांच में सारे रेजिस्टेंस, ठीक है। इसके नीचे वाले ब्रांच पे मैं यहाँ पे पोटेंशियल दे देता हूँ। ये कुछ इस तरीके से ज्वाइन कर दिया। ये हमारा पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है। तो करंट का फ्लो कौन से डायरेक्शन में होगा? कुछ इस डायरेक्शन में होगा करंट का फ्लो। बताओ, यहाँ से करंट इस ब्रांच में जाएगा, यहाँ से करंट इस ब्रांच में जाएगा। इस ब्रांच में भी आई होगा, इस ब्रांच में भी आई होगा और इस ब्रांच में भी आई होगा। फिर यहाँ से वापस आई इस ब्रांच में वापस आ जाएगा। इस चीज़ को समझो, सेम ब्रांच के अंदर करंट की वैल्यू सेम होती है, आई 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 आई। जो पोटेंशियल ये दोनों पॉइंट के बीच में होंगे, सपोज ए और बी के बीच में होंगे, वही सी और डी के भी बीच में होंगे, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे से पैरेलल है। हमने दो चीज सीखा। पहला ये कि अगर ब्रांच सेम है तो उसके अंदर आई की वैल्यू हर जगह सेम होगी। दूसरी चीज ये, अगर कोई भी दो पैरेलल ब्रांच है, सपोज मान लो ये और ये, तो अगर इसके अंदर पोटेंशियल ड्रॉप बी है तो इसके अंदर भी क्या होगा? बी होगा। तो हमने दो चीज सीखा। पहला ये कि अगर ब्रांच सेम है तो करंट की वैल्यू सेम होगी। दूसरा ये, अगर ब्रांच आपका पैरेलल है तो पोटेंशियल ड्रॉप भी सेम होगा। सपोज मान लो ये हमारे पास रेजिस्टेंस R1 है, इसके अंदर R2 है और इसके अंदर R3 है। हर अलग अलग रेजिस्टेंस के लिए पोटेंशियल ड्रॉप डिफरेंट होगा। सपोज इसके लिए V1 होगा यहां से यहां तक, इसके लिए V2 होगा यहां से यहां तक, इसके लिए V3 होगा यहां से यहां तक, ठीक है। अब एक चीज को समझो, मैंने कहा कि जो पोटेंशियल डिफरेंस A और B के बीच में होगा वही C और D के बीच में ही होगा। तो ये सारे पोटेंशियल ड्रॉप का जब सम करोगे ना तो वो इसके इक्वली हो जाएगा, क्योंकि जब आप इसका सम करोगे तो पूरे ब्रांच का पोटेंशियल ड्रॉप आ जाएगा। और ये जो ब्रांच आप देख रहे हो ये इसे पैरेलल है, इसलिए जो भी पोटेंशियल ड्रॉप A और B के बीच में होगा वही पोटेंशियल ड्रॉप वही C और D के बीच में पोटेंशियल ड्रॉप होगा। दोनों की वैल्यू सेम होगी। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं? देखो, V1 प्लस V2 प्लस V3 इक्वल्स टू V। अगर इसका पोटेंशियल V है तो जो पोटेंशियल इसका होगा वो इन तीनों के पोटेंशियल के ड्रॉप के इक्वल होगा। तो V1 प्लस V2 प्लस V3 इक्वल्स टू V लिख सकते हैं हम लोग। कोई दिक्कत है? नहीं। अब एक चीज समझो, I की वैल्यू तीनों में सेम है, तो अगर मैं इन तीनों का पोटेंशियल ड्रॉप निकालना चाहता हूं अलग अलग से तीनों का, तो क्या मैं निकाल सकता हूं? V इक्वल्स टू IR से निकाल सकता हूं कि नहीं निकाल सकता हूं? V1 जब आप निकालोगे, इसके अलोंग जो भी पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है उसको अगर आप निकालोगे तो V1 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? इसके अंदर I तो सेम ही है, तो I इंटू जिसके भी अलोंग पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है उस रेजिस्टेंस को रखोगे, मतलब R1। इस तरीके से हमारा V1 निकल गया। वैसे ही V2 निकालोगे तो I इंटू R2 यहां पर, ठीक है। वैसे ही V3 निकालोगे तो I इंटू R3 इसके अलोंग, ठीक है। हमने तीनों का पोटेंशियल ड्रॉप निकाल दिया और तीनों का समीशन V के इक्वल है। इन तीनों को उठा के यहां पे रखो। V1 की वैल्यू क्या आ गई? I इंटू R1, V2 की वैल्यू I इंटू R2, V3 की वैल्यू I इंटू R3 इक्वल्स टू V। कोई दिक्कत है? इन तीनों में से I को कॉमन निकालो, R1 प्लस R2 प्लस R3 इक्वल्स टू V। यहां तक कोई दिक्कत? ठीक है। सच दैट इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, V इक्वल्स टू R1 प्लस R2 प्लस R3 इक्वल्स टू I। ये जो I है इसको अब इस साइड लाओ, तो V बाय I इज इक्वल्स टू R1 प्लस R2 प्लस R3। तो V अपॉन I क्या हो जाएगा? यहां से देखो, V अपॉन I करोगे तो सामने क्या बचेगा? R। तो क्या मैं इसके जगह पे R लिख सकता हूं? R इज इक्वल्स टू R1 प्लस R2 प्लस R3। यही हमारा R इक्विवेलेंट हो गया। ये जो आप फॉर्मूला देख रहे हो ये पूरा सर्किट के लिए, और यहाँ पे इक्विवेलेंट आ जाएगा V इक्वल्स टू IR। I तो सेम ही है हर जगह, और V हमारा क्या है? ये वाला पोटेंशियल, और उसके बाद R इक्विवेलेंट क्या है? इन तीनों का समीशन। सो अगर आपके पास रेजिस्टर सीरीज में आते हैं तो उनका R इक्विवेलेंट उनका समीशन होगा। अगर मान लो कि R इक्विवेलेंट N का निकालना है, N रेजिस्टर्स लगे हैं, तो R1 प्लस R2 प्लस R3 अप टू Rn ऐसे निकालोगे। सीरीज में है तो रेजिस्टर्स की वैल्यू R इक्विवेलेंट कुछ इस तरीके से आप निकाल लोगे। यहां तक कोई दिक्कत? यहां पे हमने दो चीज सीखा, वो दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला ये, अगर आपका ब्रांच सेम है तो उन दोनों के बीच का पोटेंशियल की वैल्यू भी सेम होगी। दूसरा ये, अगर आपके इस ब्रांच में I की वैल्यू जा रही है तो हर जगह हर पॉइंट पे I की वैल्यू सेम होगी। मतलब एक ब्रांच के अंदर I की वैल्यू चेंज नहीं होती है, वो हर जगह सेम होगी। लेकिन हर रेजिस्टर्स के लिए पोटेंशियल ड्रॉप की वैल्यू डिफरेंट होती है। इसी
इसीलिए तीनों का समीशन जो भी होगा, ये तीनों रेजिस्टेंस में जो भी पोटेंशियल ड्रॉप होगा उन तीनों का सम हमारे इसके इक्वल होगा। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आया होगा सीरीज वाला कंसेप्ट। अब चलो सेकंड टॉपिक है हमारा रेजिस्टेंस इन पैरेलल। जब रेजिस्टेंस को पैरेलल में लगाएंगे तो कैसे कैसे फॉर्मूले बनेंगे और उसके अंदर क्या क्या कंसेप्ट लगता है। तो सेकंड टॉपिक क्या है, रेजिस्टेंस इन पैरेलल। तो सेकंड टॉपिक हमारा क्या है, रेजिस्टेंस इन पैरेलल। अगर पैरेलल में लगे हैं तो कैसे कैसे काम करेंगे, इसके लिए भी एक डायग्राम बना लेते हैं। ठीक है, ये तीनों रजिस्टर्स क्या है, पैरेलल है। ये R1 है, ये R2 है, ये R3 है। जो भी चीज़ें हमने इससे पहले सीरीज में सीखी थी कि ब्रांच के अंदर जो भी पोटेंशियल, सपोज यहाँ पे V है, इस दोनों पॉइंट में पोटेंशियल क्या है, V है, तो इसके अंदर भी क्या होगा, V होगा, इसके अंदर भी क्या होगा, V होगा, इसके अंदर भी क्या होगा, V होगा, और इसके अंदर भी क्या होगा, V होगा, क्योंकि ये एक दूसरे से पैरेलल है। तो इन तीनों के अंदर पोटेंशियल ड्रॉप सेम होगा। क्या होगा, सेम होगा। ये चीज़ क्लियर हुई आपको, बताओ। तीनों ब्रांच के अंदर पोटेंशियल ड्रॉप सेम हो जाएगा। देखो यहाँ पे जो I की वैल्यू यहाँ से जा रही होगी, क्या वो I1 प्लस I2 प्लस I3 के इक्वल होगी। इन तीनों का समीशन I होगा, और I हमारा स्केलर क्वांटिटी है, करंट हमारा स्केलर क्वांटिटी होता है, तो इन तीनों का समीशन I के इक्वल होगा। तो वही मैं लिख रहा हूँ I1 प्लस I2 प्लस I3। ठीक है, ये हमारे पास टोटल करंट आ गया I1 प्लस I2 प्लस I3। I1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, V अपॉन R1 होगा। इसके अंदर करंट निकालोगे I1 तो क्या होगा, इसका पोटेंशियल ड्रॉप क्या है, V है, देखो सेम है, ये सेम ब्रांच है तो सेम ब्रांच में सेम पोटेंशियल होता है, तो पोटेंशियल ड्रॉप क्या होगा, V हो गया। और इसके अंदर करंट निकाल रहे हैं, R1 में कितना करंट गया होगा, तो डिवाइड बाई R1। वैसे ही I2 का निकालोगे तो V अपन R2, यहाँ पे पोटेंशियल सेम है इसीलिए हर जगह V रख रहा हूँ। I3 इज इक्वल टू हो जाएगा V अपन R3। इन तीनों वैल्यू को उठा के इस इक्वेशन में रखो और देखो आपका आंसर क्या आता है। तो मैं यहाँ पे सॉल्व करता हूँ। I इज इक्वल टू I1 के जगह पे रखूंगा V अपन R1 प्लस V अपन R2 प्लस V अपन R3। I इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसके अंदर से V कॉमन ले लो आप, तो 1 अपन R1 प्लस 1 अपन R2 प्लस 1 अपन R3। I इज इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3, और ये वाला जो V था इसको मैंने यहाँ से यहाँ ले गया तो I अपॉन V हो जाएगा। ठीक है, अब एक चीज़ देखो, V इक्वल टू IR ओम्स लॉ से हमने निकाला था, तो आपको क्या करना है, यहाँ पे I अपॉन V बनाना है और जो भी वैल्यू उसके इक्वल्स टू के इक्वल होगी उसको रख देना है। तो I अपॉन V बनाने के लिए V को यहाँ पे ले रहा हूँ और R को इस साइड ले जा रहा हूँ। देखो I अपॉन V बन गया और R इधर जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, तो I अपॉन V की वैल्यू क्या आ गई, 1 अपॉन R। तो यहाँ पे 1 अपॉन R लिख दूँ, इक्वल्स टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। ये हमारा R इक्विवेलेंट आ गया। कब, जब हमारे रजिस्टर्स पैरेलल में होंगे। ठीक है, इसको निकालने के लिए आप ये भी समझ सकते हो, अगर आपके पास n इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है पैरेलली तो कैसे निकालोगे, R इक्विवेलेंट n के निकालने हैं अगर पैरेलल है तो 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3 अप टू 1 अपॉन Rn, इस तरीके से निकाल सकते हो। इसके अंदर इंपॉर्टेंट चीज़ एक और है, अगर आपके पास दो रजिस्टर्स पैरेलल हैं तो कैसे काम करना है, वो फॉर्मूला भी बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, तो उसको मैं साइड से सिखा देता हूँ, उसकी वैल्यू याद रखना आप। सपोज हमारे पास दो रजिस्टर्स हैं, कुछ इस तरीके से पैरेलली हैं, कुछ इस तरीके से पैरेलल है, ये R1 है, ये R2 है, तो इसकी वैल्यू आपको ऐसे याद रखनी है। सपोज मान लो 1 अपॉन R इक्विवेलेंट क्या था, 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2। इसका आप एलसीएम निकालोगे, R1 इंटू R2 ऊपर R1 प्लस R2 हो जाएगा अपॉन R इक्विवेलेंट। यहाँ से हमें इसकी वैल्यू निकालनी है, तो मैं इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके इसकी वैल्यू निकालूंगा। देखो कैसे, R इक्विवेलेंट आ जाएगा, ये ऊपर जाएगा इंटू हो जाएगा, R1 इंटू R2 डिवाइड बाई R1 प्लस R2। ये हमारे पास क्या आ गया, R इक्विवेलेंट ऑफ टू रजिस्टर्स व्हेन दे आर पैरेलली। दो अगर पैरेलल रजिस्टर्स है आपके पास तो उसकी वैल्यू कुछ इस तरीके से आप फाइंड करोगे, R1 इंटू R2 डिवाइड बाई R1 प्लस R2। ये याद रखना है, इससे हम लोग बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, इसका डायरेक्ट यूज होता है इसीलिए मैंने आपको बता दिया। बाकी अगर तीन होंगे तो आपको ऐसे ही सॉल्व करके निकालना पड़ेगा, तीनों का एलसीएम निकालना है, इस तरीके से सॉल्व करना रहेगा। ठीक है।